हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और जैसे कि आपको पता है कि हम सेल बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये सेल बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, यानी कि 18th लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल साइकिल की स्टेजेस के बारे में कि कौन से सेल साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि हम रेगुलेशन क्यों पढ़ते हैं कि जब सेल साइकिल का डिवीजन स्टार्ट होता है उससे पहले सारी चेकअप्स करना ज़रूरी है कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, कोई म्यूटेशन तो नहीं है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए चेक पॉइंट्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो रेगुलेशन में सबसे पहले हम कंट्रोल पॉइंट्स पढ़ते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स भी मेनली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज दी ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो कंट्रोल पॉइंट्स भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द मेजर कंट्रोल पॉइंट एंड सेकेंड इज द माइनर। माइनर को चेक पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और मेजर में भी दो आते हैं, पहले हम मेजर कवर करेंगे एंड देन माइनर। तो मेजर में भी दो आते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टार्ट एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। स्टार्ट ईस्ट में कहा जाता है, ईस्ट में हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, एंड एनिमल सेल में कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। तो जब सेल जीवन से एस में ट्रांजिशन होती है तब स्टार्ट और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेनली जो स्टार्ट और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है वो दो चीज़ों से कंट्रोल किए जाते हैं, दो फैक्टर से। फर्स्ट वन इज द इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में आएंगी सेल साइज, ग्रोथ हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं न्यूट्रिएंट, मेटिंग फैक्टर एंड ग्रोथ फैक्टर। तो न्यूट्रिएंट्स और मेटिंग फैक्टर हम कहते हैं ईस्ट में, एंड ग्रोथ फैक्टर्स एनिमल में। V1 kinase inhibits and start restriction point if proper cell size is not attained। तो जो V1 kinase एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को इनिबिट या फिर स्टार्ट कर सकता है अगर सेल की साइज प्रॉपरली अटेन नहीं हुई होगी तो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन इज द रेगुलेटरी पॉइंट। सेकेंड वन इज द रेगुलेटरी पॉइंट। तो सबसे पहले हमने देखा मेजर में स्टार्ट और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, एंड सेकेंड वन है रेगुलेटरी पॉइंट। रेगुलेटरी पॉइंट कब काम करता है? जब सेल G2 से एम फेज में ट्रांजिशन होती है तब आते हैं रेगुलेटरी पॉइंट। मेनली जो डोरमेंट oocyte होती है, डोरमेंट यानी कि इमैच्योर, तो जो इमैच्योर एक सेल्स होती है वो इस फेज में अरेस्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद चेक्स ऑल द डीएनए इज रेप्लिकेटेड और नॉट। तो मेनली रेगुलेटरी पॉइंट में ये चेक किया जाता है कि सारा डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेजर कंट्रोल चेक पॉइंट्स के बारे में। अब हम देखेंगे माइनर माइनर चेक पॉइंट। तो माइनर में मेनली दो आते हैं। फर्स्ट वन इज दी डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। तो माइनर चेक पॉइंट के अंदर आते हैं डीएनए डैमेज चेक पॉइंट एंड स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट के बारे में। तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट मेनली G1 S और G2 फेज में कोई डैमेज है या नहीं उसे चेक करने का काम करता है। तो देखो, G1 में मेनली चेक किया जाएगा कि डीएनए डैमेज है या नहीं। एस फेज में मेनली चेक किया जाएगा कि कुछ रेप्लिकेशन एरर है या नहीं। एंड G2 फेज में चेक किया जाएगा या फिर कुछ अनरेप्लिकेटेड या फिर डैमेज डीएनए है या नहीं। ठीक है, उसके बाद G1 में क्या चेक कर रहे हैं? डैमेज डीएनए चेक कर रहे हैं। तो डीएनए मेनली डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज होगा तो उसको सेंस करेगा एटीएम। एटीएम एक फैक्टर है और एटीएम एक्टिवेट करेगा CHK2 को, CHK2 यानी कि चेक पॉइंट काइनेस को। और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड का डैमेज है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डैमेज है, तो उसको सेंस करेगा ATR, एंड देन ATR फर्दर एक्टिवेट करेगा CHK1 को। उसके बाद CDC25 इनिबिट फॉस्फेटेज। इसका मतलब है कि देखो, जो CDC25 होता है वो मेनली फॉस्फेटेज होता है। फॉस्फेटेज एक एंजाइम का नाम है। एंजाइम है यानी कि वो फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करेगा। तो जब CDC25 पिक्चर में आता है तो वो फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करता है, एंड देन सेल साइकिल फर्दर कंटिन्यू रहती है। तो इसमें हमें सेल साइकिल को इनिबिट करना है ना, क्योंकि हमने कुछ डैमेज को सेंस कर लिया है। तो इसीलिए CDC25 फॉस्फेटेज को इनिबिट कर देगा, मतलब वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव नहीं कर पाएगा, एंड देन सेल साइकिल जो है वो इनिबिट हो जाएगी। तो इसमें मेनली CDC25 काम करता है। देन ये हमने देख लिया डीएनए डैमेज चेक पॉइंट के बारे में। सेकेंड वन इज द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये मेनली जब सेल
मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन होती है तब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट काम करता है। इसमें क्या चेक किया जाता है? दैट ऑल द क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, कि सारे क्रोमोसोम प्रॉपरली स्पिंडल फाइबर से अटैच है या नहीं, एंड अलाइन प्रॉपरली अलाइन है या नहीं। इसमें मेनली काम करता है एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया माइनर एंड मेजर चेक पॉइंट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि मेनली मेजर में आते हैं स्टार्ट एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, कि जब वो जीवन एस से एस फेज में ट्रांजिशन होती है तब ये काम करेगा। सेकेंड हमने देखा रेगुलेटरी पॉइंट, जब G2 से M फेज में जाती है तब ये काम करेगा। देन माइनर में हमने देखा डीएनए डैमेज चेक पॉइंट और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट G1 S एंड G2 में काम करेगा, एंड स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जब सेल मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन होती है तब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट काम करेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन देखो, फ्रॉग का oocyte लिया गया। फ्रॉग का oocyte मेनली G2 फेज एंड M फेज, दो फेज में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या किया गया कि फ्रॉग का oocyte लिया गया एक G2 फेज में एंड एक M फेज में। तो जो M फेज का साइटोप्लाज्म था वो G2 फेज में डाला गया। ठीक है, M फेज का साइटोप्लाज्म निकाल के डाल दिया भाई G2 फेज में। अब G2 फेज एंटर कर गई M फेज में इमीडिएटली, मतलब कि M फेज का साइटोप्लाज्म निकाल के हमने G2 फेज में डाल दिया, तो G2 फेज से सेल इमीडिएटली M फेज में एंटर कर गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि समथिंग दैट इज अ फैक्टर, कुछ तो फैक्टर साइटोप्लाज्म में ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से G2 से M का ट्रांजिशन हुआ, और उस फैक्टर को बाद में नाम दिया गया था MPF, यानी कि मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर तब हमें पता चला कि कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से M फेज का साइटोप्लाज्म अगर हम G2 फेज में डाल रहे हैं तो G2 फेज इमीडिएटली M फेज में ट्रांजिशन कर रही है, तो मतलब कुछ तो फैक्टर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो बाद में जाके पता चला कि वो फैक्टर है MPF, यानी कि मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट था म्यूटेंट स्टडीज के बारे में। तो इसमें मेनली सीडीसी को यूज किया गया, सीडीसी म्यूटेंट्स को यूज किया गया। सीडीसी का फुल फॉर्म है सेल डिवीजन साइकिल। तो देखो मेनली CDC28 एंड CDC2 का यूज किया गया था। CDC28 एंड CDC2 जीन्स होते हैं। CDC28 मेनली ईस्ट में मिलता है एंड CDC2 जो है वो एस बॉम्बे में मिलता है। ठीक है, और ये दोनों जो है ना वो सेल साइकिल को स्टार्टिंग में ही स्टॉप करने का काम करते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोटीन काइनेज। और प्रोटीन काइनेज मेनली सीडीकेज, मतलब सीडीकेज होते हैं, तो सीडीकेज यानी कि कैटालिटिक यूनिट। तो इसका कंक्लूजन निकला था दैट फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी हैज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल साइकिल, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है CDC28 एंड CDC2 का वो है प्रोटीन काइनेज, और जहाँ पे भी काइनेज वर्ड आता है मतलब वो रिलेटेड है फॉस्फोराइलेशन से। तो इसका कंक्लूजन निकला था दैट फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल साइकिल। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज अबाउट द इनिबिटरी प्रोटीन्स। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे पाए गए जो स्टार्टिंग जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है तब वो उसमें ही एक्यूमुलेट रह जाते हैं। ठीक है, और फिर जब सेल साइकिल आगे बढ़ती है तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो उन प्रोटीन्स को बाद में नाम दिया गया साइक्लिन, जो कि रेगुलेटरी यूनिट थे। तो हमने कुछ प्रोटीन्स ऐसे देखे जो सेल साइकिल की स्टार्टिंग में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जैसे कि G2 साइकिल में, एंड देन ड्यूरिंग द सेल साइकिल वो डिग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में चार्जिंग रखती हूँ। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि सीडीकेज एंड साइक्लिन साथ में काम करते हैं साइटोप्लाज्म में टू रेगुलेट द सेल साइकिल। कि ओवरऑल कंक्लूजन इससे ये निकला कि सीडीके एंड साइक्लिन साइटोप्लाज्म में साथ में काम करते हैं टू रेगुलेट द सेल साइकिल। और सीडीके क्या होते हैं? मेनली कैटालिटिक यूनिट, और साइक्लिन होते हैं रेगुलेटरी यूनिट। तो ये बात याद रखनी है कि सीडीके होते हैं कैटालिटिक यूनिट एंड साइक्लिन्स आर द रेगुलेटरी यूनिट। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि जब सेल साइकिल का ट्रांजिशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में तब कौन से सीडीके और साइक्लिन काम करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज द प्रोग्रेशन थ्रू G1 एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, तब काम करेंगे CDK2, 4 एंड 6। और CDK2 जो होता है वो मेनली काम करता है साइक्लिन E के साथ, एंड 4 और 6 जो होते हैं वो मेनली काम करते हैं साइक्लिन D के साथ।
सेकेंड वन इज द प्रोग्रेशन थ्रू एस फेज। जब एस फेज से सेल आगे बढ़ती है तब काम करते हैं CDK2 एंड साइक्लिन ए, ठीक है। देन ट्रांजिशन थ्रू एस एंड G2 फेज, तब काम करेंगे CDK1 एंड साइक्लिन ए। ये तो मतलब रट ही जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। फोर्थ वन इज द G2 टू M ट्रांजिशन एंड M फेज, तब काम करेगा CDK1 एंड साइक्लिन बी। ओके, देन ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे CDK और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं बाय प्रोटीन काइनेज एट थ्रियोनिन रेसिड्यू, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है रिमूवल ऑफ इनिबिटरी प्रोटीन। कुछ इनिबिटरी प्रोटीन का रिमूवल कर दो, जैसे कि इंक 4 हो गया या फिर CIP एंड KIP हो गया। इंक 4 जो होता है वो मेनली CDK4 और 6 को इनिबिट करने का काम करता है एंड CIP एंड KIP इनिबिट करते हैं CDK2 CDK1 साइक्लिन को। तो अगर हम इन इनिबिटरी प्रोटीन्स को ही रिमूव कर देंगे तो CDK और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन इज द डीफॉस्फोराइलेशन। तो डीफॉस्फोराइलेशन मेनली किया जाता है टायरोसिन 15 एंड थ्रियोनिन 14 रेसिड्यूज के ऊपर, और ये मेनली कौन करता है, CDK25 फॉस्फेटेज, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन कौन करवाता है, V11 काइनेज। उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में कि वो कैसे काम करता है। तो देखो, ट्यूमर सप्रेसर जीन हम इसमें मेनली एग्जांपल लेंगे रेटिनोब्लास्टोमा का, जिसको हम RB से डिनोट करते हैं। तो जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसको कौन कंट्रोल करता है, CDK4 6 एंड साइक्लिन डी। CDK4 6 एंड साइक्लिन डी कंट्रोल करता है रेटिनोब्लास्टोमा को, और जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो फर्दर कंट्रोल करता है किसको, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन ई को। तो नॉर्मली जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो अकेले प्रेजेंट नहीं होता, उसके साथ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बाइंड होता है और दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा प्लस E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो RB के साथ प्रेजेंट होता है। तो देखो ये इसका मैकेनिज्म क्या है कि सेल साइकिल का सिग्नल आया, ठीक है भाई, आ गया। उसने फिर साइक्लिन डी CDK4 और 6 को एक्टिवेट किया। फिर रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेट हो गया। फॉस्फोराइलेट होने के बाद उसके ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट था वो फ्री हो गया। जब वो फ्री हो गया तो साइक्लिन ई का सिंथेसिस हो गया, और साइक्लिन ई का सिंथेसिस होने के बाद साइक्लिन ई का मेनली जो टारगेट होता है वो होता है MCM हेलिकेज। MCM का फुल फॉर्म है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस हेलिकेज। तो साइक्लिन ई का सिंथेसिस हो गया, उसका टारगेट है MCM हेलिकेज। फिर उसने DNA की अनबाइंडिंग करी एंड फर्दर DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो अगर RB का जीन अगर किसी भी स्टेज पे म्यूटेटेड हो गया ना तो हो जाएगा भाई कैंसर, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि सेल साइकिल का सिग्नल आया, फिर साइक्लिन डी CDK4 और 6 एक्टिवेट हो गया, फिर RB का फॉस्फोराइलेट हो गया, उसके ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट था वो फ्री हो गया जिसका नाम है E2F। फिर साइक्लिन ई का सिंथेसिस हो गया। साइक्लिन ई का टारगेट क्या है कि वो MCM हेलिकेज को एक्टिवेट करेगा। फिर MCM हेलिकेज पे वो काम करने के बाद फिर वो MCM हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज करता है अनबाइंडिंग ऑफ DNA। हमने रेप्लिकेशन में तो पढ़ा ही है कि हेलिकेज का काम होता है DNA को अनबाइंडिंग करवाना, एंड देन फर्दर DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर RB किसी भी स्टेज पे अगर म्यूटेटेड हो गया तो हो सकता है कैंसर, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया ट्यूमर सप्रेसर जीन का। अब हम देखेंगे APC। APC क्या होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि एक यूबिक्विटॉन लाइगेज होता है एंड एग्जिट फ्रॉम द एम फेज। जब ये एम फेज से एग्जिट हो जाता है तो इसका टारगेट होता है साइक्लिन बी, बस हमें इसके नाम याद रखने हैं। और जब ये मेटाफेज टू एनाफेज में काम करेगा तब इसका टारगेट होगा सिक्यूरिन। और सिक्यूरिन एक इनिबिटर प्रोटीन सेपरेज होता है जो कि दो सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने का काम करता है। तो ये हो गया सेल साइकिल के रेगुलेशन के बारे में, जिसमें हमने देखे कंट्रोल पॉइंट्स में हमने देखे मेजर एंड माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। मेजर में हमने देखे स्टार्ट एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट एंड रेगुलेटरी पॉइंट। माइनर में हमने देखा DNA डैमेज चेक पॉइंट एंड स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे कंट्रोल पॉइंट्स के, एंड देन ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरे लेक्चर में तो सिर्फ यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब सेल का ट्रांजिशन डिफरेंट फेजेस में होता है
तब कौन से सीडीके और साइक्लिन साथ में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सीडीके और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन कैसे करना है, एंड देन हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन का मैकेनिज्म देखा, विच वन इज रेटिनोब्लास्टोमा, एंड लास्ट में हमने देखा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो दिस इज फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Also, we just have completed 150 subscribers on our YouTube channel. Yay! Thank you so much to each one of you. I'm so grateful and thankful to each one of you. Thank you so much. या एंड नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। आई होप कि जब जितनी मैं एक्साइटेड हूँ उतनी आप भी एक्साइटेड है इवोल्यूशन पढ़ने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। या थैंक यू सो मच, बाय।